नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और अलग अलग फंड्स ऑफ इंडिया के बारे में। आज हम लोग ये देखेंगे कि फंड्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक अकाउंट्स जो है इंडिया के वो क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ कब किन में से कैसे पैसा निकाला जाता है और कैसे डिपॉजिट किया जाता है, कौन सा अमाउंट किस में जाता है और किस काम के लिए कौन से फंड को कब इस्तेमाल किया जाएगा, इन सब के ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि वीडियो को प्लीज अंत तक देखें, लाइक कीजिएगा, दिल खोल के लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जरा हम लोग वेरियस फंड्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम लोग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझें तो देखिए, चाणक्य ने आचार्य चाणक्य या कौटिल्य, इन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में कहा था कि ऑल अंडरटेकिंग्स डिपेंड ऑन द फाइनेंस, हेंस ए फोरमोस्ट अटेंशन मस्ट बी पेड टू द ट्रेजरी। यानी खजाने पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी सरकार के कार्य हैं वो सारे के सारे फाइनेंसेस से ही चलते हैं। बिना फाइनेंस के कोई भी काम नहीं चल सकता। तो इसीलिए फाइनेंस एक बहुत ही अहम हिस्सा है सरकार का। और भी अगर बड़े शब्दों को लिया जाए या बड़े लोगों के वाक्यों को, कथनों को लिया जाए, तो जैसे कि एफ ए निग्रो कहते हैं, एफ ए निग्रो का कहना है कि जो प्रिंसिपल गोल है, देखिए क्या होता है कि जो पब्लिक है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है, लेकिन जो फंड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फंड्स हो वो सफिशिएंट हो, है ना। तो एक होता है पब्लिक एस्पिरेशंस और एक होते हैं फंड्स। तो जरूरी नहीं है कि एस्पिरेशंस और फंड्स हमेशा मैच करें। हो सकता है कि एस्पिरेशंस ज्यादा हो, फंड्स, एस्पिरेशन हमेशा ज्यादा रहेंगे। आज आपके लिए गवर्नमेंट कुछ करती है तो आप चाहेंगे कि कल को कुछ और भी करें, परसों कुछ और भी करें। तो एस्पिरेशंस हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन जो फंड्स है वो लिमिटेड रहते हैं। कैसे? ये फंड्स बेसिकली आते कहां से हैं? ये टैक्स पेयर की मनी है। सरकार जो लोन्स लेती है उसके अगेंस्ट आते हैं, सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उससे भी पैसा आता है। तो ये तो लिमिटेड है, ये तो लिमिटेड है। और इन्हीं अनलिमिटेड एस्पिरेशंस को लिमिटेड फंड्स के साथ मैच कराना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एंड इसी को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। सो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल शब्दों में जो वेरी हाई एस्पिरेशंस हैं उनको लिमिटेड फंड्स अवेलेबल के साथ में मैच कराना, यही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा है। उसके अलावा मॉर्स्टीन मार्क्स ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी, और इन्होंने कहा था कि जो फाइनेंस है वो एकदम यूनिवर्सली एसोसिएटेड है किसके साथ? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। फाइनेंस इज यूनिवर्सल टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिना फाइनेंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट नहीं किए जा सकते, एडमिनिस्ट्रेशंस को कैरी आउट नहीं किया जा सकता। जैसे ऑक्सीजन है अवेलेबल, वैसे ही फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए, गुड गवर्नेंस, गुड आई मीन आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक जो शब्द थे वो लॉयड जॉर्ज के थे, जो कि कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि गवर्नमेंट इज फाइनेंस एंड फाइनेंस इज गवर्नमेंट। तो इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ही फाइनेंस है, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस है वो गवर्नमेंट ही लेती है, तो गवर्नमेंट ही फाइनेंस है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो तुक है वो इतना सा है, और जो मुझे अच्छा लगता है, जिस बारे में मैं आपको कहूं कि एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, फंड्स लिमिटेड हैं, तो इन्हीं एस्पिरेशंस के साथ फंड्स को मैच करना ही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। और सारी का सारा ध्यान, बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, देना चाहिए खजाने पे, ट्रेजरी पे, भारत के राजस्व पे। क्योंकि
क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं उन सबको फाइनेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अब अगली बारी आती है बजट की। जरा हम लोग बजट पे बात कर ले, छोटा सा हम लोग बजट पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बजट पे एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा और वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगा, प्लीज आप उसे देखिएगा जरूर, अगला वीडियो जो आएगा। तो बजट की अगर बात की जाए तो बजट है क्या। सबसे पहले तो जो भी फाइनेंसेस हैं हमारी कंट्री में, हमारे देश में जितने भी फाइनेंसेस हैं उन सबको मैनेज करने के लिए, उन सबको एडमिनिस्टर करने के लिए जो टूल अवेलेबल होता है वो है बजट। यानी बिना बजट के हम लोग कोई भी टूल, मतलब ये वो टूल है जो कि फाइनेंसेस को एडमिनिस्टर करता है, फाइनेंसेस इन दिस कंट्री को मैनेज करने का काम करता है। ठीक। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये फ्रेंच वर्ड बूजे से लिया गया है। और बूजे और कुछ नहीं, एक लेदर पाउच होता है या लेदर बैग होता है। अब ये लेदर बैग, बूजे और यहां से बजट कैसे चला, प्रचलन में आया, जरा इसकी बात कर लें। तो हमने यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, इतना आपको पता है। और यूके के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर के काउंटर पार्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वैसे ही वहां पे चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते हैं। तो ये जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं यही वहां के फाइनेंस मिनिस्टर है। और जब भी ये ट्रेवल करते थे तो ये एक बैग कैरी करते थे, लेदर बैग, और उसी में फाइनेंशियल रिसीट्स, फाइनेंशियल पेपर्स होते थे, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो उन्हीं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने वाला जो बैग था वो लेदर बैग था। एंड लेदर बैग इज बूजे। तो वहीं से चलते चलते वो नाम फिर पड़ा बजट। और आपने भारतीय संसद में भी देखा होगा कि जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करने जाते हैं तो एक लेदर बैग कैरी करते हैं और दिखा के कहते भी हैं कि ये इस साल का बजट है। तो बजट डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बूजे। एनीवेज, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब अगर हम लोग बजट की बात करें तो बेसिकली इसके दो हेड होते हैं। दो हेड मतलब इसको दो बेसिक पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेवेन्यू हेड, मतलब पैसा कहां से आएगा, और उसका है एक्सपेंडिचर हेड दूसरा। एक्सपेंडिचर, एक तो पैसा आना, दूसरा है पैसा जाना, खर्चा कहां कहां करना है। कई बार बेनिफिशियरीज को सब्सिडीज देनी होती हैं, कई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनको चलाने के लिए, जिनको पिक्चर में लाने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट, तो वो सब एक्सपेंडिचर में आएगा। तो रेवेन्यू हेड का कौन ध्यान रखता है? फाइनेंस बिल। तो जितने भी फाइनेंस बिल हैं, फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंस, फाइनेंस बिल में और फाइनेंशियल बिल में अंतर है, अभी बताऊंगा। और यहां पे लगता है अप्रोप्रिएशन बिल। तो इन दोनों बिल्स के बाद में ही यहां पे कुछ काम किया जा सकता है, कोई काम हो सकता है। तो ये है अप्रोप्रिएशन बिल और ये है फाइनेंस बिल। सो फाइनेंस बिल क्या करता है? रेवेन्यू हेड का ध्यान रखेगा, रेवेन्यू हेड को गवर्न करेगा। अप्रोप्रिएशन बिल से एक्सपेंडिचर हेड गवर्न होगा, राइट। और ये दोनों ही एक्चुअली मनी बिल है। यानी कि जो मनी बिल के प्रोविजंस हैं कि इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे स्पीकर, स्पीकर ने एक बार कह दिया तो वो मनी बिल ही है। ये पास होगा किससे परमिशन लेने के बाद में? प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद में। लोकसभा में ही इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं, आप जाके प्लीज उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हैं ये दोनों के दोनों मनी बिल्स ही। उसके अलावा हमारा जो इंडिया में, भारत में फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है और ये एक साल का बजट इसी के लिए किया जाता है। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंसेस हैं, जो मनी है, वो कैसे स्पेंड की जाएगी। फाइनेंसेस स्पेंड इन दिस फाइनेंशियल ईयर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बजट। बजट को ले डाउन करते हैं प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर उसे प्रेजेंट करते हैं। तो इस पे हम लोग बजट पे जब बात करेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो एक्सपेंडिचर में एप्रोप्रिएशन बिल आता है। यानी कि बिना इस बिल को पास किए काम नहीं चल सकता।
तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि ये बिल पास क्यों हो रहा है और एक्चुअली एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो पैसा आएगा कहां से, तो उसके लिए फंड्स को जानना जरूरी है कि भारत में कौन कौन से फंड्स का प्रोविजन है। तो सबसे पहले तो ये जो अप टॉप मोस्ट है, ये दोनों है, शुरुआती दोनों है, ये दोनों के दोनों फंड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनल है। कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इन दोनों की व्याख्या की गई है और ये जो है ये स्टैट्यूटरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बारे में संविधान में लिखा नहीं है कि ये होना चाहिए। संविधान सॉरी इसके बारे में ये नहीं लिखा कि संविधान में कि ये होगा। संविधान ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 द्वारा पार्लियामेंट ने इसे बनाया। तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी फंड है और वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स हैं। इतना जान लीजिए। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में पैसा कहां से आता है? ये यहां पे जो पैसा आएगा वो सारे के सारे रेवेन्यूज यहां पे जमा होंगे, प्लस लोन्स हुए, प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो ये सारे के सारे कहां जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में। तो ये सारे के सारे कहां जमा होंगे? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के अंदर जमा होंगे। किसने क्रिएट किया है इसे? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो कस्टोडियन है, इसका जो ध्यान गार्डियन है, करता धरता है, वो कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट मतलब संसद। तो पार्लियामेंट में इसका मतलब ये हुआ, अगर कस्टोडियन है, देखिए मतलब सिंपल सा फंडा, ये मान लीजिए सेफ है और आपके पेरेंट्स हैं घर पे, तो पेरेंट से बिना पूछे आप सेफ को नहीं खोल सकते, तो ये उसमें से एक सिंगल एक रुपया भी नहीं आप निकाल सकते। तो वैसे ही पार्लियामेंट जो है वो इसका कस्टोडियन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। तो पार्लियामेंट में बिना अप्रूवल के आप यहां से एक पैसा नहीं निकाल सकते, इसीलिए एप्रोप्रिएशन बिल्स की जरूरत होती है। इसीलिए जरूरत होती है एप्रोप्रिएशन बिल्स की, और ये एप्रोप्रिएशन बिल्स कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से पैसे को ट्रांसफर कराने के लिए किए जाते हैं, ताकि जो एक्सपेंडिचर है उसमें काम में लिया जा सके। ठीक है। और जैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यूनियन लेवल पे है, जैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यूनियन लेवल पे है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यूनियन लेवल पे है, वैसे ही स्टेट लेवल पे भी होती है। तो पैरेलल हम लोग जो लेजिस्लेचर मॉडल है वो फॉलो करते हैं। तो जो जो आपका यूनियन लेवल पे है वैसा ही स्टेट लेवल पे भी अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, है ना। और इसमें क्या है? सारे डिपॉजिट्स, ऑल द डिपॉजिट्स इसमें आएंगे, सारे डिपॉजिट्स आएंगे सिवाय, एक्सेप्ट द वंस डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। यानी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, उसके अलावा जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जो भी डिपॉजिट्स हैं, वो सारे के सारे कहां जमा होने हैं? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल है फंड डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, पीएफ, ठीक है, जुडिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो पब्लिक मनी में और आपका सेविंग्स बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं, सॉरी या सेविंग्स बैंक के जो डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो कि विदेशों से पैसा भेजा जाता है ना। विदेशों में काम करने वाले जो लोग हैं वो भारत में पैसा भेजते हैं, तो उन्हीं को रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो ये सारे के सारे कहां जमा होंगे? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इसके जो कस्टोडियन है, इसका कस्टोडियन कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बार बार अगर कोई भी पैसा इधर से उधर करने के लिए बार बार अगर बिल पास करवाना पड़े तो वो बहुत ही ज्यादा हेफ्टी हो जाएगा। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके लिए ये कहिए कि गवर्नमेंट का ये चलित चलित मनी है, ये यानी चलती फिरती मनी है, ये वर्किंग कैपिटल है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जो कि पीएफ डिपॉजिट्स हुए, जुडिशियल, सेविंग्स बैंक, रेमिटेंसेस, ये सारे के सारे पब्लिक अकाउंट में होंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होंगे। और फर्क क्या है?
सीएफआई और पीएआई में। सीएफआई और पीआई में अंतर है, एक तो कौन कौन सा डिपॉजिट हो रहा है, दूसरा कस्टोडियन कौन है। कस्टोडियन वहां पे पार्लियामेंट है, तो बिना अप्रोप्रिएशन बिल के वहां से एक सिंगल पैसा नहीं निकाल सकते आप। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे ये रहता है, यानी गवर्नमेंट इसके कस्टोडियन है। उसके बाद है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये आया कब? ये आया पिक्चर में जब कंटिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया एक्ट 1950 को इनेक्ट किया गया, उससे ये आया। यानी कि ये एक एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी फंड है ना। और इसके कस्टोडियन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। इसके कस्टोडियन किसे बनाया जाता है? प्रेसिडेंट। आपदा आई कोई, एकदम से कोई कहीं इमरजेंसी में खर्चे करने हैं, तो उसके लिए कंटिजेंसी, नाम कंटिजेंसी से ही पता पड़ रहा है कि कंटिजेंसी प्लान्स के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, जो सिचुएशंस आपने कभी प्लान ही ना की हो आपके सामने आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1979 की बात है, जो छठवीं 6th लोकसभा थी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, डिसॉल्व हुई वो। ठीक है, और जब वो डिसॉल्व हुई तो उसके बाद में पैसा नहीं था कि लोकसभा इलेक्शंस को फाइट किया जाए, लोकसभा इलेक्शंस को लड़ने कंडक्ट कराने तक का पैसा नहीं था। तो क्या किया गया? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला गया, और फिर 7th लोकसभा इलेक्शंस हुए, और उसके बाद जो सरकार आई, उस गवर्नमेंट ने इसको वापस से कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में उस मनी को रिलीज कर दिया। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्या किया गवर्नमेंट ने? बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को ट्रांसफर कहां कर दिया? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, राइट। तो जितना पैसा निकाला था वो भेज दिया। तो ये तीनों के तीनों फंड्स क्या हैं? यूनियन और स्टेट दोनों ही लेवल्स पे अवेलेबल रहते हैं। तो ये कहानी हो गई। उसके बाद है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। देखिए, आपको एक लॉजिक समझाता हूं। कुछ ऑफिसर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ऑफिसर्स का इंडिपेंडेंट वर्किंग जरूरी है ना। कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके इंडिपेंडेंट वर्किंग जरूरी है, जैसे कि प्रेसिडेंट हुए, जैसे कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, या फिर चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन हुए। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुए। अब मैं समझाऊंगा क्यों इनको हम ले रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हुए, हाई कोर्ट के जजेस हुए, राइट। या फिर हम यूं बोलें कि यूपीएससी के चेयरमैन एंड जो आपके मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हुए। ठीक है, और जो भी मेंबर्स आपके कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में हैं, ठीक है, उनको, उनके लिए जो सम रिक्वायर्ड होता है, उनके लिए जो उनको चलाने के लिए, कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो, राइट। एंड उसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट जिसके बारे में कर दे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ही क्या है? कस्टोडियन है। तो इनके इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए जरूरी है कि आप बार बार पैसे के लिए निकालने के लिए, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गए, सैलरी अलाउंसेस, डिप्टी चेयरपर्सन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुए, सीएजीओ हुए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जजेस हुए, यूपीएससी मेंबर्स एंड चेयरपर्सन हुए, एंड जो कोर्ट्स को चलाने का, ट्रिब्यूनल्स को चलाने का सम रिक्वायर्ड है, या फिर जिसके लिए पार्लियामेंट ने कह दिया है, तो इनके लिए एक बार देखिए, अब ये समझिए कि जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, ये सैलरी और अलाउंसेस डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। लेकिन एक बार अगर डिसाइड हो गया तो फिर हर महीने बार बार सैलरी देने के लिए आपको यहां पे सीएफआई में एप्रोप्रिएशन बिल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से अगर आपको एक पैसा भी निकालना है तो आपको एप्रोप्रिएशन बिल लगाना पड़ता था, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन एक बार जब ये सैलरी और अलाउंसेस डिसाइड हो गए तो फिर आपको बार बार ये लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में,
ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स कुछ हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के खिलाफ कोई केस है, वो सुनवाई चल रही है। और ये कहते हैं कि हम लोग तब तक ऐसा नहीं करेंगे जब तक आप हमारे फेवर में फैसला नहीं देते डियर सुप्रीम कोर्ट जज, तब तक हम आपकी सैलरी रिलीज नहीं करेंगे। पार्लियामेंट्री अप्रूवल है ना। तो इसी से बचने के लिए, इंडिपेंडेंट वर्किंग इन ऑफिसर्स की रहे, इसी के लिए कहा यह जाता है और ये प्रोविजन दिया गया है, और ये बिल्कुल सही प्रोविजन दिया है कि ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब कि ये होना ही होना है एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया द्वारा। सो आई होप आपको रियली ये समझ में आया हो बहुत अच्छे से, क्लियर कट भाषा में। एंड नेक्स्ट वीडियो बजट के ऊपर होने वाला है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को प्लीज आपने अच्छे से समझ लिया तो इसे रिवाइज भी कीजिए, एंड हो सके जितना शेयर कीजिए, दिल खोल के शेयर कीजिए। ये वीडियोस आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स और भी ऐसे एग्जाम्स जहां पे पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है उनके लिए बहुत काम में आएंगे। बहुत जल्दी मैं नया सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी भी शुरू करने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरा यकीन मानिए कि यूट्यूब पे इससे ज्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इतने डिटेल्ड में, एनालिसिस में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना कर सकते हैं प्यार दिखाइए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।